हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा सेकंड लेसन जो है सॉल्यूशन वाला कंप्लीट हो चुका है और आज से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा थर्ड लेसन है केमिस्ट्री का वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि सर जो यूपी बोर्ड से सिलेबस हट गया है उसे आप चैप्टर पढ़ाने से पहले बता दिया करो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखा है जो यूपी बोर्ड सिलेबस से हटा है ना केमिस्ट्री के थर्ड लेसन में, वो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन आप अगर यूपी को छोड़कर किसी अदर बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार से हो या फिर एमपी से हो या फिर राजस्थान से हो, किसी भी अदर हिंदी बोर्ड से हो, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे और हम आपको ऑल चैप्टर पढ़ाते हैं। तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो इन्हें स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज देखो आगे जाके इन फ्यूचर आपको इनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो मेरी अगर राय मानो तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इन सभी को आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो पूरा पढ़ो, जितना पढ़ाया जरा आप सभी के लिए फायदेमंद ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यूपी बोर्ड सिलेबस से हट चुका है जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखो वैद्युत अपघटन के नियम, वैज्ञानिक फैराडे ने वैद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो उनके जो प्रारंभिक विचार हैं, उनकी जो प्रारंभिक थ्योरी है उसको आपको नहीं पढ़ना है। शुष्क सेल्स हैं, ड्राई सेल्स आपको नहीं पढ़ने। विद्युत अपघटनी और गैल्वेनी सेल, इनको भी स्टूडेंट आपको नहीं पढ़ना है। सीसा संचायक सेल, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। ईंधन सेल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और संचारण, ये सारे टॉपिक्स अगर आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो तो आपको ये इनको स्किप करके जाना है। और अगर आप इन फ्यूचर के लिए अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो एक चीज़ और, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ से बनता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये मान लो यहीं से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, यहाँ से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा या फिर न्यूमेरिकल बनेगा। और तो यहाँ पर मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के आपको ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, कि आखिर विद्युत रसायन को क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखो केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इनके पारस्परिक रूपांतरण को देखेंगे। में परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहलाती है। तो आपको जब ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको कहीं केमिकल एनर्जी तो कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही देखने को मिलेगी। तो इन्हीं का आपस में रूपांतरण होता रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। आगे हमने लिखा है तथा ऐसे रासायनिक परिवर्तन, ऐसे केमिकल प्रोसेस जिनमें हम विद्युत धारा का प्रवाह सम्मिलित होता है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सम्मिलित होगा उनको हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसे रासायनिक केमिकल प्रोसेस जिनमें हम विद्युत धारा का प्रयोग करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हो गया कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको यही देखने को मिलेगा। कहीं केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं आप सभी जानते हो सेल्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है सेल्स के द्वारा। आप सभी को पता है ना, नहीं पता है तो पता चल गया होगा। ठीक है, अब जानते हैं विद्युत चालक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि यहां पर इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो यहां पर लिखोगे ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, कोमा विद्युत चालक कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है स्टूडेंट, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में Fe हो गया, आपका Cu हो गया, ठीक है, और आपका Al हो गया, कोमा, और जितने भी लवण हैं जैसे अम्ल हो गया, अम्ल कोमा क्षार व लवणों के जलीय विलयन, ये भी आपके स्टूडेंट इसी के अंतर्गत आने वाले हैं, विद्युत चालक के अंतर्गत, लवणों के जलीय विलयन, जलीय विलयन। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूं। तो ऐसे पदार्थ
जिनमें से विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह है वो आसानी से हो रहा है। अगर मैं कॉपर की या फिर किसी की भी बात करूं, अगर आपके पास आयरन है, लोहा है, तो आप अगर एक साइड पे करंट लगाते हो तो क्या होता है, दूसरे साइड पे भी करंट पहुंच जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो हीट का मतलब जैसे आप लोहे की छड़ को गर्म करते हो तो एक सिरे पर गर्म करते हो लेकिन धीरे धीरे करके उसमें दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? नहीं सोचा है। तो देखो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी के अंतर्गत पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचाते हैं। और अगर हम बात करें हीट के प्रोसेस में तो वहां पर स्टूडेंट आपके जो आपस में सभी अणु एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो एक अणु उसमें दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है और लास्ट अणु तक जो उसमें है वो पहुंच जाती है। ये होता है हीट का प्रोसेस। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत चालक या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। एग्जांपल आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, Fe है, Cu है, Al है, अम्ल, क्षार, लवण। अगर कोई भी एसिड ले लो, उसका जलीय विलयन आपके पास है, और अगर आप कोई भी एसिड है, एसिड की बात कर रहा हूँ, एसिड में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करो तो प्रवाहित हो जाएगी। अगर आप कोई भी क्षार लेते हो उसके जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करो तो हो जाएगी। कोई लवण लेते हो उसके जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करो तो हो जाएगी। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा और जानते हैं। ये तो बात होगी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। तो इसका एकदम रिवर्स मार दो। रिवर्स का मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पर लिखा है इसका उल्टा कर दो। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं, कुचालक। तो यहाँ लिखोगे ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाह होता ही नहीं है तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर्स कहते हैं या फिर कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ लिख सकते हो, आपका कांच हो गया, आप कांच में कितनी भी विद्युत धारा प्रवाहित करके देख लेना, नहीं होने वाली। ठीक है, कांच हो गया, रबड़ हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ETC लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी हो गया। ठीक है ना, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो अब विद्युत चालक आपसे कोई पूछा था तो आप डेफिनेशन आसानी से बता दोगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है उनको तो हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। आप इनमें से अगर आपने अम्ल का कोई जलीय विलयन ले लिया, कोई भी एसिड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पर HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl ले लिया। ठीक है ना, अब HCl में हमने जल मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, HCl का जलीय विलयन। तो अगर आप HCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करो तो प्रवाहित हो जाएगी। और आप इनमें से किसी में भी विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो बस एक चीज़ हो जाती है। देखो HCl में जल मिलाने से होने क्या वाला है, HCl पहले कैसा होगा, सांद्र होगा। अगर आपने उसमें जल ऐड कर दिया तो अब अम्ल हमारा कैसा बन जाएगा, तनु बन जाएगा। ठीक है, और कोई प्रोसेस नहीं है। अगर हमारी ये गैस है तो आप इसे लिक्विड में भी चेंज कर सकते हो। अगर गैस है, HCl गैस भी होती है, अगर हमने इसमें जल मिला दिया, जल से क्रिया करा दिया, जल मिला दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl अम्ल में। तो HCl अम्ल हो गया, या फिर कोई क्षार हो गया, या फिर कोई लवण है, कोई भी लवण ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा NaCl हमारा क्या है, एक लवण ही तो है। NaCl बताओ क्या है, नमक क्या है, एक लवण है। और जब हम नमक में विद्युत धारा अगर ऐसे ही प्रवाहित करते हैं तो नहीं होती है। ठीक है, ये विद्युत धारा का कुचालक है। लेकिन जैसे ही हम इसको जल में घोल देते हैं और जल में घोलने पर स्टूडेंट आयनों में विघटित हो जाता है, Na+ और Cl-, इसी वजह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो ये जलीय माध्यम में विद्युत का सुचालक है लेकिन वैसे विद्युत का कुचालक है। क्लियर है ना, अगर नमक ले लेना फिर विद्युत धारा प्रवाहित करना नहीं होगी, और अगर आपने नमक को जल में घोल दिया फिर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो फिर हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो। वैसे जनरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी आप सभी ने पहले भी पढ़ रखी होंगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, मिटा दें इसको। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट अगर हमको पता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप आगे जाके यूज़ करोगे, और आपको अगर इनके बारे में नहीं पता है तो आपको कुछ भी समझ में चैप्टर में नहीं आने वाला है। और यही टारगेट मेरा रहता है कि पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तो आपको पता चल जाता है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा सा होगा बट कोई दिक्कत नहीं है यार, आप सभी बस मेहनत करते रहो। ठीक है, बोर्ड परीक्षाएँ बहुत अच्छे से जाएंगी, जितना चाहते हो उतना अच्छा स्कोर करा देंगे।
यहां पर मैं नोट पॉइंट बताने वाला हूं स्टूडेंट। अगर हम किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित करना चाहते हैं तो उसकी दो कंडीशंस होती है, ठीक है। यहां लिखोगे, नोट पॉइंट डाल के लिख लेना। कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह तभी कर सकता है, तभी कर सकता है। कब कर सकता है? यहां पर मैं दो कंडीशंस लिखूंगा। नंबर एक, उस पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कोई भी पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह कब कर सकता है? नंबर एक, जबकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। और दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल उपस्थित हो। ठीक है, दो चीजें आप सभी को याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आवेश वाहक या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, जबकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं? आवेश वाहक होते हैं। और अगर आवेश वाहक, ब्रैकेट में आप आवेश वाहक भी लिख सकते हो, ठीक है, चार्ज कैरियर जिसको बोलते हैं, आवेश वाहक, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी आवेश वाहक लिख लेना, लिखना चाहते हो तो देखो मैंने यहां पर लिखा है कि जबकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो भी पदार्थ अगर हम ले रहे हैं और अगर उसमें आवेश वाहक या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, आवेश वाहक देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आपके आयंस भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप आयंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मुक्त इलेक्ट्रॉन की जगह आवेश वाहक यूज करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उसमें आवेश वाहक उपस्थित हो, क्योंकि आवेश वाहक बेटा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और यहाँ पर मैं आवेश वाहक फ्री आयंस भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री आयंस भी यूज होने वाले हैं, क्योंकि जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं उसमें फ्री आयंस ही होते हैं। और जो हमारे धात्विक चालक अभी मैं कराने वाला हूँ उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवेश वाहक, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, तो आप मुक्त इलेक्ट्रॉन की जगह इसको कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की जगह इसको कर लेना, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जबकि उसमें आवेश वाहक उपस्थित हो, पहली कंडीशन हमारी ये हो जाएगी, कोई भी पदार्थ हो अगर वो विद्युत धारा का प्रवाह करना चाहता है, अगर उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दो चीजें होनी चाहिए। पहला क्या कि उस पदार्थ के अंदर आवेश वाहक उपस्थित होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल उपस्थित हो। अगर मैं कोई भी मेटल लेता हूं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा। अगर हमने कोई धात्विक तार ले लिया, कोई मेटल ही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके सिरों पर कोई बैटरी जोड़ देते हैं, होता है ऐसा नहीं होता। और जब बैटरी जोड़ी जाती है तब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आवेश वाहक हो गए। लेकिन किस बल की वजह से ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, वो होता है विद्युत बल। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाएंगे। तो कोई भी पदार्थ है अगर हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीजें होती हैं। पहला क्या कि उसके अंदर आवेश वाहक उपस्थित होने चाहिए, अगर आवेश वाहक नहीं है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला कोई ना कोई बल उपस्थित होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तभी किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो स्क्रीनशॉट ले लेने इतने का, फिर मैं आगे अगला जो पॉइंट है वो डिस्कस करने वाला हूं, विद्युत चालकों के प्रकार। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये कुछ नहीं है, आप बहुत कहते हैं ना बचपन से पढ़ते आ रहे हो उनको, ठीक है। विद्युत चालकों के प्रकार, विद्युत चालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है। इंग्लिश अगर टेढ़ी मेढ़ी लिख रही हो तो लिख लेना, ठीक है ना, समझदार हो गए, बड़े बच्चे हो गए हो, ठीक है ना। तो यहां पर लिखोगे आवेश वाहकों की आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर विद्युत चालक निम्नलिखित
निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 धात्विक चालक, धात्विक चालक, ठीक है। और नंबर 2 विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। देखो इस चैप्टर में हम जो यूज़ करने वाले स्टूडेंट वो ये यूज़ करेंगे विद्युत अपघटनी चालकों के बारे में, ठीक है ना। ये आपका ज़्यादा यूज होने वाला है चैप्टर में, ये थोड़ा सा कम यूज़ होगा क्योंकि ये फिजिक्स से ज़्यादा रिलेटेड होता है। धात्विक चालक पढ़ेंगे हम दोनों को ही। तो पहला पॉइंट आप सभी डाल सकते हो, धात्विक चालक, धात्विक चालक इंग्लिश में लिख लेना मेटलॉइड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। यहां लिखोगे ऐसे पदार्थ जो बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना, जो बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना, रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, कोमा धात्विक चालक कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में आप सभी यहाँ लिख सकते हो Fe, Cu, आपका Al हो जाएगा, ग्रेफाइट यहाँ पर उसका अपवाद है ये मान लो, क्योंकि ये वैसे अक्रिस्टलीय ठोस है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जितने भी खनिज होते हैं उनमें भी स्टूडेंट यही कंडीशन होती है, ETC और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए स्टूडेंट। देखो ऐसे पदार्थ, इन पदार्थों में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं आयरन लेता हूं, अगर हमने आयरन की कोई छड़ ले ली, उसके एक सिरे पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो क्या होता है, दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। क्या उसके अंदर कोई भी केमिकल घटना होती है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है? नहीं होता ना। तो ऐसे पदार्थ जो बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना केवल इलेक्ट्रॉन की गति द्वारा, केवल उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं और हमारी विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। आप सभी इतना तो जानते हो ना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहे हैं तो विद्युत धारा ऐसे करके आएगी, ठीक है। तो बहुत ईजी डेफिनेशंस हैं। ऐसे पदार्थ जो बिना कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉन की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल आप सभी यहाँ लिख लेना Fe, Cu, Al, ठीक है ना। क्लियर सभी को? नोट पॉइंट में लिखोगे धात्विक चालक में आवेशवाहक, धात्विक चालक में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूं कि जितने भी आपके देखो धात्विक चालक होते हैं उनमें जो आवेशवाहक होंगे स्टूडेंट वो कौन होते हैं? आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आगे लिखोगे इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप सभी याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। बहुत ईजी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। आप सभी को पता है कि जितने भी मेटलिक कंडक्टर्स हैं, धात्विक चालक हैं, उनमें जो आवेशवाहक हैं वो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी वजह से स्टूडेंट इनका नाम भी पड़ गया इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक नाम कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक अगर आपसे पूछा जाता है किसे कहते हैं, तो जो धात्विक चालक होते हैं स्टूडेंट, इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मिटा देते हैं इसको। तो दूसरा पॉइंट डालो, विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं और यहीं से आपका ये मान लो चैप्टर का स्टार्टिंग सा हो जाता है, ठीक है। और वीडियो जिन बच्चों ने लाइक नहीं की हो, लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो बस आप सभी।
हमें मोटिवेट करोगे, हम आप सभी के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट डालो, विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, अब देखो विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं। डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर आएगा और वो डेफिनेशन आप आसानी से तैयार भी कर पाओगे। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, यहां पर बस थोड़ा सा अंतर आएगा, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त, वहां पर हम क्या लेते थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स लेते थे, बट यहां पर मुक्त आयन आएगा। मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण वहां पर क्या आया था ये बताओ। वहां पर आया था आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, बट यहां पर फ्री आयंस की वजह से होता है। मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। चालन को जानते हो, विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, चालन करते हैं, कॉमा विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। विद्युत अपघटनी चालक में आप कोई भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो अम्ल, क्षार व लवणों के जलीय विलयन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जलीय विलयन। और आगे यहां पर क्या लिखना है पता, नोट में क्या लिखना है, तो नोट में लिखोगे ये पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा अपघटित हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं स्टूडेंट, वो विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होकर क्या किस में परिवर्तित हो जाते हैं, आयंस में। और यहां लिखोगे चूंकि यहां कौन काम कर रहा है, आवेश। चूंकि यहां आवेश वाहक का कार्य कौन कर रहा है ये बताओ, आयंस कर रहे हैं। आवेश वाहक का कार्य आयन करते हैं, इसलिए इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप सभी याद रखना, आयनिक चालक भी कहते हैं। यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करना जो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो जब भी हम जैसे NaCl की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, NaCl को हमने जल में घोला, NaCl को किस में घोला, हमने वाटर में घोला, जल में घोला, और जैसे ही हम जल में घोल देंगे इसको, तो ये जो NaCl स्टूडेंट है आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि ये पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। NaCl है, ये अपघटित हो गए Na+ और Cl- में। और चूंकि यहाँ आवेश वाहक का कार्य कौन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आयन करते हैं। आप सभी को दिखाई दे रहा है ये आयंस हैं, इसी वजह से स्टूडेंट इनको हम आयनिक चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक चालक भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो। और यहाँ पर आप थोड़ा सा लिखोगे, जो विद्युत अपघटनी चालक स्टूडेंट, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। नंबर 1 प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा स्टूडेंट आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो इनको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं आप सभी को कि दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखो डेफिनेशन की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में लिख लेना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, अगर हम इन्हें जल में घोलेंगे तो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अर्थात पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं,
प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिख सकते हो, जितने भी आपके प्रबल अम्ल हैं, जितने भी आपके प्रबल अम्ल हैं, जिनको ना पता हो मैं थोड़े से बता देता हूँ स्टूडेंट। जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 तनु मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये आपके 3 स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। वैसे HClO हाइपोक्लोरस अम्ल उसको भी माना जाता है, ठीक है। और अगर हम प्रबल क्षार की बात करें तो प्रबल क्षार में आपका स्टूडेंट NaOH आ जाता है और आपका KOH आ जाता है, ठीक है। ये आपके हो गए प्रबल क्षार। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी जल में घोलोगे तो ये पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में विघटित हो जाते हैं। कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HCl लोगे ये भी पूरी तरह से आयनों में विघटित हो जाएगा, इसको लोगे ये भी पूरी तरह से विघटित हो जाएगा। और इनके जो अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाने पर क्या प्राप्त होते हैं जानते हो? उदासीन लवण। क्या प्राप्त होते हैं? उदासीन लवण। तो आपका NaCl हो गया या KCl हो गया या K2SO4 हो गया, ये सभी उदासीन लवण हैं। तो अगर आप इनमें से किसी को भी जल में घोलोगे तो ये पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं, आयनों में विघटित हो जाते हैं। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उनको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी दिखा सकते हो, चलेगा। ये सभी के सभी इसी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूं वीक दुर्बल विद्युत अपघट्य की, तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते उनको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल में स्टूडेंट आप दुर्बल अम्ल लिख सकते हो, जैसे CH3COH हो गया। दुर्बल क्षार लिख सकते हो, कोई भी दुर्बल क्षार ले लो, जैसे COH का होल ट्वाइस हो गया। और यहाँ पर दुर्बल, आप यहाँ पर देखो उदासीन लवण हो गया, तो अम्लीय और क्षारीय लवण भी होते हैं, उनको यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। अम्लीय लवण ले सकते हो आप, ठीक है, CH3CONA ये हमारा लवण हो गया। तो जितने भी आपके, ये तो आपके प्रबल, जितने भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्टूडेंट, ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। और यहाँ पर जो लिखे जा रहे स्टूडेंट ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, अर्थात अगर आप इन्हें जल में घोलोगे तो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं बट ये नहीं होते हैं। तो ये आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। डेफिनेशन आप लिख लेना, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आप ये लिख दोगे, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इनकी। और दुर्बल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और इनका एग्जाम्पल्स आप ये लिख देना, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता दिया करो, और भी कोई टॉपिक हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। चलो आज तो इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर फैराडे के नियम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, विद्युत अपघटनी और धात्विक चालक में अंतर भी बताने वाला हूं। तो बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।